सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए कक्षा 10 का हमने एक टॉपिक चालू कर रखा है जो प्रश्नावली नंबर 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। इसका एक रीज़न ये है कि सर्दी भी बहुत थी और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो अब से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम 3.2 के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 3.2 से पहले इसका बेसिक हमको पढ़ना चाहिए। हम पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण युग में। क्या पढ़ रहे थे? रैखिक समीकरण युग। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि हम जितने भी रैखिक समीकरण युग पढ़ेंगे वो कितने चरों में पढ़ेंगे? 2 चरों के रैखिक समीकरण युग पढ़ेंगे। कितने चरों के रैखिक समीकरण युग पढ़ेंगे बेटा? 2 चरों के रैखिक समीकरण युग पढ़ेंगे। इसका स्टैंडर्ड रूप क्या था हमारा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण तो ये माना जाता था। एक a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता था। आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की पहली विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। उसी को क्या बोलते हैं? आलेखीय विधि। आपको मैंने बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में कि विधियां हैं आपकी 4। ग्राफीय विधि, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में विलोपन विधि, उसके बाद में वज्र गुणा। तो आज पहली विधि हम पढ़ेंगे। कौन सी विधि पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि। ग्राफ बनाना चुटकियों में सीख जाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रैखिक समीकरण ग्राफ कैसा आता है। तो एक रैखिक समीकरण ग्राफ आता है एक सरल रेखा। कैसा ग्राफ आता है? सरल रेखा। तो आपको 3 अलग अलग प्रकार के मैं ग्राफ बना के बताना चाहता हूं कि ग्राफ कितने प्रकार के बन सकते हैं और उनमें हलों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। इसमें कितने हल होंगे, इसमें एक हल होगा, किसमें अनंत हल होंगे, किसमें कोई हल नहीं निकलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ की प्रकृति। ग्राफ की प्रकृति व हलों की संख्या, इसकी हम बात कर ले सर। किसकी बात कर ले? ग्राफ की प्रकृति, हलों की संख्या। टॉपिक का नाम है ग्राफ की प्रकृति। ग्राफ की प्रकृति का मतलब है ग्राफ देखने में कैसा लगेगा। ग्राफ देखने पर कैसा लगेगा? क्या हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी है? क्या हमारा ग्राफ संपाती है? क्या हमारा ग्राफ समांतर है? इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, वो प्रकृति। और हलों की संख्या, हलों की संख्या का मतलब हमारे रैखिक समीकरण युग्म में, हमारे रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, हलों की संख्या कितनी होगी, इसको बोलेंगे हलों की संख्या। तो 3 तरीके आपके ग्राफ अगर आप बनाओगे तो बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका निर्देशांक तल है, इसके अंदर कितनी अक्ष होती है बेटा? 2 अक्ष होती हैं। कितनी अक्ष होती है बेटा? 2 अक्ष होती है। एक तो x अक्ष होती है और एक y अक्ष होती है। तो मान लीजिए ये एक तो आपको मान लीजिए यहाँ पे एक समीकरण ग्राफ है क्या? मान लो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। मान लीजिए ये आपका एक समीकरण का ग्राफ आ गया। कौन सी समीकरण ग्राफ आ गया? 1 का। ग्राफ कैसे खींचा जाएगा सब बात करेंगे अपन। मान लो ये किसी समीकरण ग्राफ आ गया और ये दूसरा समीकरण का ग्राफ आ गया। कौन सा समीकरण ग्राफ आ गया? समीकरण नंबर 2 का ग्राफ आ गया। ऐसा ग्राफ जो केवल एक बिंदु पर कटता है, जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। तो इसको बोलते हैं अपन प्रतिच्छेद बिंदु। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु। इसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, यानी प्रतिच्छेद बिंदु। अगर आपका ग्राफ जितने बिंदुओं पर कट रहा है उतने ही आपके क्या होते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या। तो ऐसा ग्राफ जो केवल एक बिंदु पर कटे उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसा बोलते हैं बेटा? प्रतिच्छेदी ग्राफ। इसको हम बोलते हैं ग्राफ की प्रकृति। तो ये ग्राफ की प्रकृति कैसी है? प्रतिच्छेदी है। ग्राफ की प्रकृति कैसी है? प्रतिच्छेदी। तो फर्स्ट टाइप का ग्राफ ऐसा बन सकता है। सेकंड टाइप का ग्राफ कैसा बन सकता है आपका? सेकंड टाइप का मान लो ऐसा आपका एक अपन ने x अक्ष और y अक्ष ले ली। इसके अंतर्गत मान लो अपन ने ये एक रेखा खींच दी। कौन से समीकरण की? पहले की। ये पहले समीकरण का ग्राफ आ गया। मान लीजिए आपका कौन सा समीकरण का ग्राफ आ गया? ये समीकरण 1 का ग्राफ आ गया। और समीकरण 2 का अगर ग्राफ खींचे और वो इसी के ऊपर क्या कर जाए? चला जाए। इसी के ऊपर क्या हो जाए? चला जाए। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम कहते हैं समपाती। सम यानी समान, पाथी यानी पथ पर चलने वाला, यानी ऐसा ग्राफ जो दोनों एक ही रास्ते से जाता हो उसको बोलते हैं समपाती ग्राफ। तो इसको बोल सकते हैं कौन सा ग्राफ? समपाती। कैसा ग्राफ बोलेंगे बेटा? समपाती ग्राफ।
और चूंकि संपाती ग्राफ हर एक बिंदु पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। कितने, हर एक बिंदु पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, बहुत सारे बिंदुओं पर कट कर रहा है, और ऐसे बिंदुओं की संख्या को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसके कितने हल माने जाते हैं, अनंत हल माने जाते हैं। इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर केवल एक अद्वितीय हल होगा, ये आपका ग्राफ नंबर सेकंड। ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है, किसका, रैखिक समीकरण युग्म का। तीसरा ग्राफ कैसा मिल जाएगा, मान लीजिए आपका ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, यहाँ पे कौन से अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। मान लो आपका समीकरण 1 का ग्राफ ये गया, ये हमारा कौन से समीकरण का ग्राफ है, ये समीकरण 1 का ये ग्राफ गया, और दूसरे समीकरण का ग्राफ गया ये, यानी दोनों समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे के कैसे जा रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर। तो हो सकता है जब समीकरण 1 का ग्राफ हमने खींचा तो ऐसा गया, और दूसरे का खींचा तो उसके समांतर गया। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम बोलते हैं समांतर ग्राफ। ये थर्ड कंडीशन होगी, कैसा, समांतर ग्राफ। ग्राफ कैसे है इसके अंदर, समांतर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने क्या लिखा है, ग्राफ की प्रकृति। ग्राफ इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आलेख है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, आलेख है। क्या बोलते हैं, आलेख। ग्राफ की प्रकृति का मतलब ग्राफ देखने में कैसा लग रहा है, ग्राफ हमको देखने में कैसा लग रहा है। तो ये ग्राफ देखने पर कैसा लग रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ कैसा है, यहाँ पर ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करता चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चल रहा है, इसको बोलते हैं समान पथ पर चलने वाला समपाती ग्राफ। दूसरा है आपकी जो ग्राफ है वो बिल्कुल कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है। इस प्रकार के ग्राफ को हम बोलते हैं समांतर ग्राफ। अब आती है हलों की संख्या। हलों की संख्या का मतलब है कि कॉमन बिंदु कितने मिल रहे हैं इनके अंदर, उभयनिष्ठ बिंदु। तो उभयनिष्ठ बिंदु वो बिंदु होगा जहां पर ग्राफ मिलते हैं दोनों की दोनों। यहाँ पर ग्राफ कितने बिंदु पर मिल रहा है, केवल एक बिंदु पर मिल रहा है। तो ऐसे ग्राफ में कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, और एक को केवल हिंदी की भाषा में बोलते हैं अद्वितीय, अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए इसको बोला जाता है केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल, या कभी कभार इसको लिख दिया जाता है अद्वितीय हल। क्या लिखा जाएगा बेटा, अद्वितीय हल। यानी यहाँ पर कितना हल होंगे, केवल एक हल विद्यमान होगा। x और y का केवल कितना जोड़ा होगा, एक जोड़ा क्या होगा, हमारे दोनों समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दूसरा ग्राफ कैसा है, संपाती। यहाँ पर ग्राफ कितने बिंदु पर कट रहा है आपका, अनंत बिंदु पर कट रहा है। कितने बिंदु पर कट रहा है, अनंत बिंदु पर कट रहा है। इसलिए यहाँ पर कितने हल होंगे, यहाँ पर आपके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। और चूंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे, इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए कि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी नहीं तो कभी मिलेंगी नहीं, और कभी मिलेंगी नहीं तो कॉमन बिंदु बनेगा नहीं, और कॉमन बिंदु बनेगा नहीं तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यानी नो सॉल्यूशन विद एग्जिस्ट, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपके ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। अब इसमें से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है, जैसे साहब एक हमारा ग्राफ ऐसा गया और एक हमारा ग्राफ साहब ऐसे गया। तो बेटा ये ऐसा ग्राफ नहीं है, ये ऐसा ही ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ में जो आप रेखा खींचते हो रेखाएं होती है, रेखाखंड नहीं होती। तो अगर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या कर जाएगी, इसको इंटरसेक्ट कर ही जाएगी, प्रतिच्छेद कर ही जाएगी। तो यानी ग्राफ आपके तीन तरीके के बन सकते हैं। ग्राफ कितने तरीके के बन सकते हैं, तीन तरीके के यहाँ पे ग्राफ बन सकते हैं। तीन तरीके में कौन सा, प्रतिच्छेदी। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिच्छेदी एग्जाम के अंदर आएगा, क्योंकि बिल्कुल हमेशा प्रतिच्छेद आता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि प्रतिच्छेद इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से x और y का एक मान निकल जाता है, इसलिए ग्राफ एग्जाम के अंदर कौन सा आएगा बेटा, प्रतिच्छेदी ही ग्राफ यहाँ पर एग्जाम के अंदर आएगा। संपाती और समांतर ग्राफ खींचते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आज तक पूछे नहीं गए हैं। तो ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे, वो कैसे पूछे जाएंगे, प्रतिच्छेदी ग्राफ पूछे जाएंगे, ताकि वहां से हम एक हल निकाल सकते हैं। समस्या यह है कि क्या ग्राफ की प्रकृति और हलों की संख्या, क्या ग्राफ की प्रकृति और हलों की संख्या क्या हम ग्राफ बनाकर ही देख सकते हैं, या इसका कोई दूसरा भी तरीका है। तो इसका आंसर है कि अगर हमको ग्राफ की प्रकृति और हलों की संख्या ही देखनी है तो इसका दूसरा तरीका भी है।
दूसरा तरीका क्या है, गुणांकों की तुलना करके। किसकी तुलना करके? गुणांकों की तुलना करके। तो उसको आप एक फॉर्मूला टाइप समझ लो, एक या इसको मेथड समझ लो। गुणांकों की तुलना से भी हम ग्राफ की प्रकृति और हलों की संख्या देख सकते हैं। ग्राफ की प्रकृति का मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा बनेगा, और हलों की संख्या का मतलब कितने हल निकलेंगे, हलों की संख्या कितनी होगी। ऐसे हम गुणांकों की तुलना करके भी देख सकते हैं। तो इसकी कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है बेटा? 3 कंडीशन है, जहां से हम गुणांकों की तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी तुलना करके हम क्या कर सकते हैं, हलों की संख्या और ग्राफ की प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि गुणांकों की तुलना करके हम x और y का मान नहीं निकाल सकते बेटा, लेकिन कैसे? ग्राफ के बारे में हमको पता चल जाएगा, समीकरण देखते ही पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो इसकी चर्चा अभी हम कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अभी रफ कर देता हूं इसको मैं। अब आगे देखिए, अब देखिए यहां से क्या सिनेरियो बनेगा। आपको पता है तुलना, कंपैरिजन को अपन अनुपात के रूप में लेते हैं। तो आपके पास में गुणांक है, x का गुणांक है A1 और A2, और y का गुणांक है B1 और B2, और अचर पद है C1 और C2। तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है इसके अंदर कि यदि A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, यानी x के गुणांकों की तुलना और y के गुणांकों की तुलना की जाए और अनुपात अगर बराबर नहीं हो, यानी A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है B1 बटे B2 का, तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा बेटा? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा आपका? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। तो यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2, देन ग्राफ इज इंटरसेक्टिव। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। और ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल निकलेगा। हल कितने निकलेंगे? केवल एक हल निकलेगा, यानी केवल एक हल विद्यमान होगा। और केवल एक हल को हमने क्या बोला था अभी? अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला था? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2, तीनों के तीनों ही मान बराबर हो जाएं, कि यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो ग्राफ कैसा होगा? इस कंडीशन में समपाथी होगा। समपाथी होगा। तो ग्राफ कैसा होगा बेटा? समपाथी होगा। और समपाथी ग्राफ अगर होगा तो हल कितने होंगे? अनंत हल निकले जाएंगे। अनंत हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे? अनंत हल विद्यमान होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि यदि स्टार्टिंग के दो बराबर हो, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2, यदि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 का मान बराबर हो, लेकिन ये जो मान है वो बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, अगर ये मान C1 बटे C2 के बराबर नहीं हो, तो ग्राफ कैसा आएगा आपका? समांतर आएगा। कैसा ग्राफ आएगा आपका? समांतर ग्राफ आएगा। और समांतर ग्राफ के अंदर आपको पता है कि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो उस कंडीशन में कितने हल होंगे? कोई हल विद्यमान नहीं होगा। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन दिस कंडीशन, यानी कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो 3 कंडीशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इनसे आप तुरंत देख सकते हो कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल पता चल जाता है तुरंत। लेकिन इसमें एक मैं स्पेशल नोट लिखता हूं। नोट क्या है मैं बता देता हूं आपको, कि जब भी गुणांकों की तुलना की जाती हो, जब भी गुणांकों की क्या करनी हो? तुलना करनी हो। जब भी गुणांकों की तुलना करनी हो तो समीकरण हमेशा कौन से रूप में होने चाहिए? मानक रूप में होना चाहिए। समीकरण कौन से रूप में होनी चाहिए? हमारे मानक रूप में होने चाहिए। के अंदर क्या मैं बताने वाला हूं अभी, कि जब भी आपको गुणांकों की तुलना करनी हो, जब भी गुणांकों की तुलना करनी हो, तो समीकरण हमेशा कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड रूप में होना चाहिए। ध्यान रखने की बात है बेटा कि जब भी गुणांकों की तुलना करनी हो तो हमारे जो रैखिक समीकरण योग क्या होना चाहिए? मानक रूप में होना चाहिए। अर्थात बराबर में क्या होना चाहिए? 0, यानी पहला पद x का, दूसरा पद y का, तीसरा पद अचर। पहला पद x का, दूसरा पद y का, और तीसरा पद क्या होना चाहिए? अचर पद होना चाहिए। तो नोट पे लिख देता हूं मैं कि जब भी
गुणांकों की तुलना की जानी हो, गुणांकों की तुलना की जानी हो, जब भी गुणांकों की तुलना की जानी हो तो समीकरण हमेशा कौन से रूप में होने चाहिए? मानक रूप में होने चाहिए, हमेशा मानक रूप में होने चाहिए। जब भी गुणांकों की तुलना करनी हो तो हमारे समीकरण कैसे होने चाहिए? हमारे मानक रूप में होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से याद करता था। कि ये 3 कंडीशन तो मुझे पता रहे, अपन को पता रह ही जाएगी बेटा कि ये इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, लेकिन अपन क्या होंगे? कंफ्यूज होकर इस प्रकृति को इसमें लिख देंगे, इसको इसमें लिख देंगे। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2? तो अपन कैसे याद रख सकते हैं कि भाई ये तो स्टार्टिंग में ही कट गया, ये तो शुरुआत में क्या हो गया? कट गया। कि भाई a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो क्या सोच सकते हैं अपन कि ये तो भाई स्टार्टिंग में कट गया, और स्टार्टिंग में कट गया तो ग्राफ कैसा हो गया? प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी हो गया तो एक हल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसको मैं कैसे याद रखें? इसको ऐसे याद रख लो कि a1/a2 मान लो ये है, और इसी के बराबर में b1/b2 जा रहा है, और इसी के बराबर में c1/c2 जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? याद रख लो बेटा किसी भी तरीके से कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये कह रहा है यस, ये भी कह रहा है यस, ये भी कह रहा है यस, यानी सारे बराबर में, यानी एक आगे जा रहा है, उसके पीछे दूसरा जा रहा है, और उसके पीछे ही तीसरा जा रहा है। ठीक है ना? आगे आगे जा रहा है, पीछे इसके ये जा रहा है, इसके पीछे ये जा रहा है। तो ग्राफ कैसा हो गया? संपाती, और संपाती ग्राफ क्या हो गया? अनंतल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया समझ में? पहली बार कट गया, एक हल हो जाएगा। पहली बार मुलाकात में हो गया तो वो क्या पहली बार मिल गया अपन, इसका मतलब केवल एक ही हल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी वो कह रहा है यस, आगे चलने वाला पीछे चलने वाला भी बोल रहा है यस, और ये भी यस, यानी ग्राफ कैसा गया? संपाती। तीसरी कंडीशन में क्या कहती है कि ये दोनों मान तो बराबर हो, कि a1/a2 बराबर b1/b2। पहले और दोनों तो कह रहे हैं हाँ बराबर हैं, तीसरा ये कह रहा है कि नहीं बराबर नहीं है। यानी पहले तो कह रहे हैं किसी काम के लिए कि यस होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में काम बनता नहीं है, उस कंडीशन में कोई हल हमारा निकलता ही नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा और कोई हल नहीं होगा, तो मतलब ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। तो जब दो चीजें कहते हैं कि यस करना चाहिए और तीसरा कह रहा है कि नहीं बेटा नहीं करने दूंगा, तो इसका मतलब समझ लो कि वहां पर हल निकलता नहीं है। ये कह रहा है कि यस हाँ कर लेना चाहिए काम, ये कह रहा है कि बेटा नहीं करने दूंगा बिल्कुल ही, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो मैंने एक तरीका बताया, याद किसी भी तरीके से आपको करना है तो याद रखना है आपको। तो ये आपकी मैंने बताया ग्राफ की प्रकृति और हलों की संख्या। अब एक चीज और पूछी जाती है, रैखिक समीकरण युग्म संगत और असंगत। तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत कब पैदा हो? रैखिक समीकरण युग्म असंगत कब पैदा होता है? रैखिक समीकरण युग्म असंगत तभी होगा जब हल विद्यमान नहीं हो। संगत हमेशा होगा जब हल विद्यमान हो। हल विद्यमान का मतलब है कि चाहे एक हल निकले चाहे अनंत हल निकले तब तो संगत रहेगा, और अगर हल ही निकलेगा, अगर हल ही नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में असंगत होगा। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन में तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। और केवल इस कंडीशन में कैसा होगा? असंगत होगा। कौन सी क्या होगा? असंगत। तो मैं एक बार देख लेता हूं कि क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। कैमरे में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक समीकरण वो संगत कब होगा, तो आप कहोगे कि संगत दो स्थितियों में होगा। पहली तो पहली बार कटे, और या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, या कि दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक था। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। 3.2 में अंदर पूरी महिमा ग्राफ बनाने की है बेटा। तो ग्राफ बनाना आपको सीखना है, और लैंग्वेज से समीकरण बनाना सीखना है, मेन तो यह है। अब देखिए, सबसे पहले अपन 3.2 की बात करें तो देखिए 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये हम पढ़ाना जो पढ़ा है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करें, यहाँ से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा जो भी पूछ रहा है उसी को आपको मानना है, हमेशा आपको मानना उसी चीज को जो पूछ रहा हो। उसने क्या पूछा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपन मान सकते हैं लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। उल्टा भी मान सकते हैं, कोई तो टेंशन नहीं है। तो अपन मान सकते हैं कि माना लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या वो कितनी है, x है। कि माना लड़की कितनी है, x है, और लड़कों की संख्या कितनी है, y। यहां पर मैं लिख देता हूं लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी मान ली बेटा, y मान ली। अब इस मानी हुई चीजों के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, इक्वेशन बनानी, समीकरण बनानी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी मतलब लड़की और लड़के मिलाकर वो कितने दे रखे हैं आपको, 10। कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं आपको, 10। तो एक तो समीकरण यहां से बन जाएगा। कुल विद्यार्थियों का समीकरण कैसे बनेगा, कुल विद्यार्थियों का मतलब क्या हो गया, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। और लड़कियों की संख्या कितनी है, x, प्लस लड़कों की संख्या कितनी है, y। ये बराबर कितना हो गया, 10। एक समीकरण तो आपका ये बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो मेरे लाल जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ आप। बस क्या बोला, यदि लड़कियों की संख्या, तो सबसे पहले मुझे लिखना है लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन क्या, यदि लड़कियों की संख्या, तो मुझे यहां पर लिखनी पड़ेगी पहले लड़कियों की संख्या हमारी मानी हुई। उसने क्या बोला, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या मतलब x। उसने बोला लड़कियों की संख्या, मैंने की लिख दी भाई लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या लगा दिया बराबर। फिर क्या बोला, लड़कों की संख्या, मैंने कहा कि लड़कों की संख्या मतलब y। लड़कों की संख्या लिख दी। लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा, 4, प्लस 4। अधिक के लिए प्लस और कम के लिए माइनस। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, यानी लड़कों की संख्या में 4 क्या कर लो, जोड़ लो। तो एक समीकरण आपका ये बन गया, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण आपके पास बढ़ गए। एक एक समीकरण से अपन को क्या कर लेनी, एक एक सारणी बना लेनी है। सारणी से अपन को बाद में क्या करना है, ग्राफ है बना लेना है। तो देखिए यहां से समीकरण 1 से हम सारणी बनाते हैं। देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपन वापस लिख सकते हैं, x का मान निकालने हैं। चलो पहले लिखते हैं समीकरण 1 ऐसे कैसे लिख दिया, x प्लस वाई बराबर कितना लिख दिया अपन ने, 10। अब यहां से सारणी बनाने के लिए पहले अपन को एक मान निकालना पड़ेगा x या y का, अपनी सुविधा के अनुसार। ये सुविधा के अनुसार इसलिए बोला कि भाई जिसकी गुणा में संख्या नहीं उसका मान निकाल लो, तो भाग का लफड़ाई नहीं लगेगा आपके। हालांकि यहाँ पर तो ना तो x के y गुणा में संख्या, ना ही y की गुणा में संख्या, तो कोई का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस वाई। और ये हमारी क्या बन जाएगी, सारणी बन जाएगी x और y के मान की। अब देखिए यहां से क्या सिनेरियो बनेगा। यहां से y के मान अपन को रखने हैं, x के मान अपने आप आ जाएंगे। y के मान रखने इस तरीके से हैं कि y के मान और x के मान ज्यादा बड़े भी नहीं आए। तो y की जगह अपन कुछ भी रख सकते हैं, जैसे y की जगह 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो जैसे अपन y की जगह क्या रख दिया अपन ने, y की जगह क्या रख दिया, जैसे 3 रख दिया, या y की जगह कितना रख लिया, 2 रख लिए, कुछ भी रख लो। y की जगह जैसे अपन ने 3 रखा, इतने सिंपल एग्जाम के अंदर आएंगे नहीं बेटा, गुणा वाले आएंगे वो। तो y की जगह 3 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, ऐसे x का मान y की जगह 3 रखने पर, तो रखना किसमें, इसमें रखना है, इसमें y की जगह 3। तो y की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान बराबर 10 माइनस y की जगह कितना रखना, 3। तो x का मान कितना, 10 में से 3 गया तो 7 घट गया, बच गया। तो y की जगह कितना रखा, 3, तब x का मान कितना आया, 7। y की जगह 3 रखा तब x का मान कितना आया, 7। दूसरा और रख सकते हैं अपन, y की जगह क्या रख सकते हैं, और रख लो, 4 रख लो। तो y की जगह 4 रखने पर x का मान कितना आएगा, तो x का मान कितना आएगा, 10 माइनस 4, तो x का मान कितना आ गया, 6। y की जगह कितना रखा अपन ने, 4 रखा, तो इसका मान कितना आ गया, 6। कुछ भी रख सकते हो, प्लस की भी रख सकते हो, माइनस की भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि ज्यादा बड़ी संख्या आपकी ना आए। y की जगह और क्या रख सकते हैं अपन, y की जगह और क्या रख सकते हैं, जैसे अपन ने 7 रख लिया, y की जगह कितना रख लिया, 7। तो y की जगह 7 रख लिया तो x का मान कितना आएगा, देखो y की जगह यहाँ रखना आपको, इसमें हमेशा। तो x का मान कितना आएगा, 10 माइनस 7, कितना आएगा x का मान, 3। तो y की जगह 7 रखने पर x का मान कितना आया, 3। तो इस तरीके से आपकी एक सारणी बनके तैयार हो जाती है। एक सारणी में कम से कम 2 मान होने चाहिए। तीसरा अगर जोड़ा नहीं भी बने तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 जोड़े आप ले लेते हो ना तो वहां पर एरर की तुलना कम हो जाती है।
दोनों से कभी कभी आपका ग्राफ टेढ़ा हो सकता है, इसलिए 3 मान निकल रहे तो निकाल लीजिए, नहीं तो कोई आवश्यक भी नहीं है, 2 मान भी सफिशिएंट है, थोड़ा ध्यान से उनको खींचना पड़ता है। क्योंकि बेटा ग्राफ बनाना हमारा उत्तर नहीं है, हमारा ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु है ना, वो मेन उत्तर होता है। जो एक्स और वाई का मान देता है ना, वो एक्चुअली हमारा आंसर होता है। ग्राफ बनाना आंसर नहीं होता। कई बच्चे के मैंने तो ग्राफ बना दिया, मेरा तो हो गया। बेटा एक्स और वाई के मान निकालते, ग्राफ ये तो एक विधि है, ग्राफ तो एक विधि का नाम है जिससे हम हल करते हैं समीकरण को। अब हम समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से। अब हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कौन सा हमारा, ये रहा। समीकरण 2 ले लिया हमने, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहां से भी क्या सिनेरियो है कि हम x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि x गुणा में भी कोई संख्या नहीं है, तो x का मान निकाल लेते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बता चुका हूं, संख्यात्मक मान तो निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समीकरण में कितने चर हैं, 2, तो मान तो नहीं निकलेगा संख्यात्मक। तो x का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा, y के ऊपर। तो ये कितना आ गया, 4 प्लस वाई, x का मान। अब इसमें हमको क्या करना है, मान रखना है और x का मान रखकर, सॉरी y का मान रखकर किसका मान निकाल लेना है, x का मान निकाल लेना। तो ये x और ये y, तो आप 2 मान भी निकाल सकते हो और 3 मान भी निकाल सकते हो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इसमें 3 निकाल ले, इसमें भी 3 निकालने जरूरी। इसमें अगर 2 भी निकल रहे तो 2 भी निकाल लो, इसमें 3 निकल रहे, इसमें 2 निकल रहे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 2 मान भी चल जाएंगे। तो y की जगह आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 0 रख लें, x का मान बड़ा भी नहीं आएगा। तो y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 4 प्लस 0। तो x का मान कितना आ गया, 4। तो y की जगह 0 रखने पर x का मान कितना आ गया, आपका 4 आ गया। और क्या रख लो y की जगह, और y की जगह कितना रख लो, जैसे 3 रख लिया अपन ने, y की जगह 3 रख लेंगे तो क्या आएगा, देखो x का मान कितना आएगा, 4 प्लस 3। इसमें रखना है, जहां y है वहां पर कितना रखना है, 3 रखना है। तो x का मान कितना आ गया, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। x का मान कितना आ गया, 7। तो y की जगह 3 रखा तो x का मान कितना आ गया, आपका 7 आ गया। और क्या रख लो आप, जैसे y की जगह क्या रख लिया आपने, 1 रख लिया। तो y की जगह 1 रख लिया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 4 प्लस 1। तो x का मान कितना आ गया, 5। रखना यहीं पर ही है, क्योंकि अभी तो भाग का लफड़ा ही नहीं हुआ है। भाग का लफड़ा आएगा तब दिक्कत आएगी, भाई भाग भी जाना चाहिए। ये तो संख्या किस में आ जाती है, दशमलव में आ जाती है। तो y की जगह 1 रखा तो x का मान कितना आ गया, 5। तो अगर ये दोनों सारणी बनकर आपके तैयार हो जाती है तो लगभग आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। क्योंकि सारणी बनाने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन गलत करके आ रहा है तो उससे ज्यादा कोई भी इस दुनिया के अंदर मूर्ख नहीं होगा। क्योंकि अगर दिक्कत आती है तो किसमें आती है, बच्चों को सारणी बनाने में आती है। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखिए आप, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप, मुझे सारणी की जरूरत है तो मैं सारणी को तो मिटाऊंगा नहीं। देखिए, और वैसे अगर बच्चों को अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर तो एक आंसर तो दिख ही गया, इसका उत्तर पता चल गया 7, 3 दोनों में मिल रहा है। लेकिन ये मिलना जरूरी नहीं है। कई सोच रहे हो सर दोनों सारणी में एक मान कॉमन मिलना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ अगर मिल गया तो ये तो आपको उत्तर भी पता चल गया कि इसका उत्तर आएगा 7,3। तो यानी आपने x किसको माना था, लड़कियों की संख्या को x माना था, मैंने डिलीट कर दिया। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 7, और y का मान कितना आ जाएगा, 3। लड़कियों की संख्या आपने मानी थी। तो यहाँ से अपन ग्राफ बनाएंगे। देखिए मैं लेता हूं यहाँ पर, इधर ये लीजिए, इस सारणी को मैं थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूं, x और ये y, ये 7, 3, 6, 4 और 3 और ये 7, इसको हटा देते हैं। तो देखिए ये अपने y अक्ष हो गई और ये अपनी x अक्ष हो गई। तो ये तो होगी x प्लस की, ये मूल बिंदु, ये x डैश, ये y प्लस की और ये y डैश। आपकी ग्राफ के अंदर 1-1 सेंटीमीटर के क्या होंगे, खाने होंगे। तो जैसे ये आपका क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर के खाने हो गए, 1-1 सेंटीमीटर के क्या हो गया आपके, ये खाने हो गए। देखिए यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के क्या बना लेता हूँ मैं, खाने बना लेता हूँ अंदाजे से। बराबर बराबर के आपके ग्राफ में तो होंगे ही, एक खाने बन जाएंगे आपके। कई बच्चों को समस्या किसमें आती है, पैमाने में। सर पैमाना क्या है, पैमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। पैमाना का मतलब होता है कि आपने एक खाने को जो कि 1 सेंटीमीटर का, उसको कितना माना है, और इतना मानना है कि आपके नाप आ जानी चाहिए, मान आ जाने चाहिए। अब यहाँ पर तो अपन 1 सेंटीमीटर को 1 माने तो भी हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर x अक्ष का पैमाना जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर माइनस क्या जाएंगी, -1, -2, -3, -4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर क्या जाएगा आपका -1, -2, -3। अब देखिए
बहुत सारे दिए बताते हैं कि y को बीचों बीच लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर भी ले लो, आपकी ग्राफ बन जानी चाहिए। अब देखिए पहली सारणी में 4,0, इसको 4,0 का मतलब है x पर 4 चलना है यहाँ से और y पर 0 चलना है, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, 4,0 ऐसे लिखना है। 0,4 मत लिख देना। 7,3 है, x पर कितना चलना है 7 और y पर कितना चलना है 3, यानी यहाँ से 3। ऐसे लाइन आपकी ग्राफ के अंदर मिल जाएंगी, मैं खींच के आपको बता रहा हूँ। x पर 7 और y पर 3। अगला क्या है 5,1, x पर कितना चलना है 5 और y पर 1। ये क्या आ गया अपना 5,1। ये कौन सा आ गया 5,1। अब देखिए इसको अपन क्या करना है, स्केल से मिला देना है ऐसे। बिल्कुल सीधा ग्राफ जाएगा, स्केल से खींचना आपको। तो एक तो आपका इसका बन गया, दूसरा ग्राफ में 7,3, यानी दूसरे वाले ग्राफ में ये पॉइंट तो क्या हो गया, यही हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। एक क्या है 6,4, यानी 6 इधर, x से 6 और y से 4 ऐसे है। आप देख लेना आपकी लाइन आ रही है ऐसे। इनको मैं केवल शुद्ध के लिए ले रहा हूँ, सिद्ध देखने के लिए। तो ये बन गया 6,4 और क्या है 3,7, तो x पर कितना ले लिया 3 और y पर कितना ले लिया 7, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3,7। तो ये पॉइंट आ गया आपका 3,7। आगे तक जाएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लगभग 10 पर काटेगा। तो अगर इनको आप मिलाओगे, अगर आप इनको क्या करोगे मिलाओगे, ये तो 7,3 से गुजरेगा ही गुजरेगा, इस पॉइंट से गुजरेगा, ये आगे जाएगा आपका। दोनों तरफ क्या करने हैं आपको, तीर के निशान लगाने ग्राफ के अंतर्गत। दोनों तरफ क्या करने, तीर के निशान। तो आपका जो उत्तर बना वो बना x का मान तो 7 और y का मान कितना 3, ये उत्तर बना। और x आपने किसको माना था, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या, जहां तक मुझे पता है लड़कियों की संख्या थी, लड़कियों की संख्या तो आपकी आ गई कितनी 7 और लड़कों की संख्या कितनी आ गई, लड़कों की संख्या आपकी कितनी आ गई 3। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 7 और लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3, और ये है आपका आंसर, ना कि ग्राफ। ऊपर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर पैमाना लिखोगे, यहाँ पर साइड में क्या लिख दोगे पैमाना। पैमाना का मतलब नाप। तो पैमाना तो दोनों अक्षों को समान ही है, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। दोनों पर क्या है 1 सेंटीमीटर 1 इकाई है। तो पैमाना में मैं लिख सकता हूं कि x तथा y अक्ष पर, कि x और y अक्ष पर सेम ही पैमाना है। 1 सेंटीमीटर को कितना माना है 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये आपका क्या हो गया पैमाना हो गया। इसके भी आपको 1 नंबर मिलते हैं पैमाने के अंदर भी। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप ग्राफ गलत है तो पैमाने के नंबर मिलते नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ सही है पैमाना नहीं लिखे तो पैमाने के नंबर कट जरूर जाते हैं। इतना भी थोड़ा सा क्या रखना आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, तो उसको थोड़ा ढंग से समझ लेना, और उसकी मैं आपको सारणी बना के दे दूंगा, ग्राफ आप लोग बना लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आया है। संख्या चेंज होके आई है, पेंसिल की जगह रबर आ जाएगा, पेन पेंसिल की जगह रबर आ जाएगा, और कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। पेन स्केल जो भी है उसका मूल्य आ जाएगा। 5 पेंसिल 7 किलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्क्रीन पर। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। फिर वही बात है, जो पूछा उसी को मान लो। क्या पूछा गया, एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x रुपए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, और एक कलम का मूल्य वो कितना y रुपए। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया x रुपए मान लिया, और एक कलम का मूल्य कितना मान लिया अपन ने y रुपए। अब आते हैं अपन को क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल व 7 कलमों का कुल मूल्य, कलमों का कुल मूल्य ये कितना दे रखा है अपन को दे रखा है 50 रुपए। कितना दे रखा है 50 रुपए। तो देखिए इसका समीकरण बनाना है। एक तो आपको 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, एक पेंसिल अगर लेते हैं तो कितने रुपए की आ रही है x रुपए की,
ऐसे मान लो एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 2 कितने की आ जाएगी, 2 दूनी 4, 3 पेंसिल 3 दूनी 6, 5 पेंसिल 5 दूना 10, ऐसे ही गुणा ही तो हो रहा है। तो अगर आपकी एक पेंसिल x रुपए की आ रही है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की देंगी, 5 गुणा x यानी 5x रुपए की। तथा 7 कलम भी है, तो एक कलम कितने रुपए की आ रही है, y रुपए की, तो 7 कलम कितने की जाएंगी, 7 y रुपए की। और दोनों का जोड़ कितना दे रखा है बेटा, 50। तो ये तो बन गया समीकरण नंबर 1। अब यहां से समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। समीकरण नंबर 2 के लिए आगे क्या दे रखा है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। 7 तो पेंसिल कर दी, 7 तो पेंसिल है, वह 5 कलम है, कलमों का मूल्य बराबर कितना दे रखा आपको, 46 रुपए। ये कितना दे रखा है आपको, 46 रुपए। अब एक पेंसिल अगर x की है तो 7 पेंसिल कितने रुपए की होगी, 7 गुणा x, 7x की तो होगी पेंसिल, प्लस एक कलम कितने रुपए की है, y की, तो आपको कितने कलम का मूल्य चाहिए, 5 का, तो कितना आ जाएगा 5y और बराबर कितना 46। ये दोनों के दोनों समीकरण आपके तैयार हैं। अब इनसे क्या करना है अपन को, सारणी बनानी है, और सारणी बनाकर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए आगे यहाँ पर अपन बनाते हैं। तो समीकरण 1 से अपन एक सारणी बना लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कि ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। तो देखिए समीकरण 1 से एक सारणी बनाते हैं। तो समीकरण 1 से क्या, 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। अब यहां से अगर आपको पहले x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, दोनों के गुणा में संख्या तो है ही। तो अगर अपन x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 5x बराबर 50 माइनस 7y। तो यहां से x का मान कितना आएगा, 50 माइनस 7y बटे 5। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए यहां से आपको एक सारणी क्रिएट करनी है। क्या करनी है, एक सारणी। अब सारणी बनाते समय अब की बार क्या ध्यान रखना है अपन को कि भाई ऊपर वाली जो संख्या आएगी ना ऐसी आनी चाहिए जिसमें 5 का क्या चला जाना चाहिए, भाग भी चला जाना चाहिए। 5 क्या चला जाना चाहिए, भाग भी चला जाना चाहिए, क्योंकि संख्या हम पॉइंट पे लेना पसंद नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बेटा। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना आ गया, 50। तो 5x बराबर कितना आ गया, 50 माइनस 7y। तो x का मान आ गया 50 माइनस 7y बटे 5। अब यहाँ पर देखो y की जगह अपन को संख्या रखनी है। अगर y की जगह 0 रखते हैं अपन तो 0 गुणा 7, तो ये तो हो जाएगा 0। कितना बचेगा, 50 बटे 5 आराम से चला जाएगा भाग। तो y की जगह एक तो क्या रख सकते हैं अपन, 0। y की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान 50 माइनस 7 गुणा 0 और बटे 5। तो देखो 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 50 में 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो एक तो y की जगह 0 रखने पर x का मान कितना आ गया, 10। तो कई बच्चों को हो सकता है मान बड़ा लग रहा हो, तो ये मान अगर बड़ा लग रहा है तो और रख लो y के मान, कोई टेंशन नहीं है। और वैसे x का मान 10 को ज्यादा बड़ा नहीं है, आप शिफ्ट कर सकते हो yx को। दूसरा अपन y की जगह क्या रख सकते हैं, देखो अगर y की जगह अपन 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो 1 और 7 गुणा हो जाएगा, 7 एकम 7, 50 में 7 घटेगा 43 बचेगा, 43 में 5 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14, 14 भी 50 में से अगर घटेगा तो भाग नहीं जाएगा 5 का। तो यहाँ से कितना रखेंगे, सीधा 5 रखोगे, 7 पंजो 35, 35 अगर 50 में से घट रहा है तो 15 बचेगा, 15 में 5 का क्या चला जाएगा, भाग। तो y की जगह क्या रख लो, वहां पर सीधा 5 रखिए। अब y की जगह 5 रखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर y की जगह 5 रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान आएगा 50 माइनस 7 गुणा 5 और बटे कितना बचेगा, 5। तो x का मान कितना आएगा, देखो 7 पंजो 35, 50 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा, 15 और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो y की जगह 5 रखा तो इसका मान कितना आ गया, 3। एक एक मान अपने हिसाब से निकाल लेना, मैं बता देता हूँ। और क्या रख सकते हैं y की जगह, देखो अपन कितना 5 तक रखे, 6 रखे, 7 सिंह 42 नहीं, 7 रखे, 7 7 49 नहीं, 8 7 56 नहीं, 9 8 72 नहीं, 10 रखें, 10 चल सकता है, y की जगह 10 चल सकता है, क्योंकि 10 रखेंगे तो 10 साई 70, 70 अगर घटेगा तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस के बीच में 5 का भाग चला जाएगा। तो आपको 2 मान सफिशिएंट है, अगर 2 निकालना चाहो तो 2 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा निकालो तो वहां आपके लिए होमवर्क है, मैंने बता दिया कि y की जगह कितना रख लेना, y की जगह क्या रख लेना, 10 रख लेना। और क्या रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, लेकिन माइनस में तो और भी ज्यादा बड़े आएंगे आपके, तो माइनस में मत रखना। दूसरा आप ले ले समीकरण नंबर 2,
समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर 2 क्या है आपका 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। अब यहाँ से अपन x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान क्या निकलेगा देखो 7x बराबर 46 माइनस 5y, 46 माइनस 5y, तो x का मान आएगा 46 माइनस 5y बटे 7। एक सारणी आपको यहाँ से बनानी है x और ये y। अभी सारणी को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। y की जगह अपन 0 रखे तो ये तो हो जाएगा 0, 5 को 0, 46 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। y की जगह क्या रख लें 1, तो 5 से कम 5, तो ये कितना बच जाएगा 41। 46 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा 41, 41 में 7 का भाग जाएगा नहीं। y की जगह क्या रख लें 2, तो कितना बच जाएगा 36, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 पंजो 10, 46 में से 10 घटेंगे तो कितने बचेंगे 36, 36 में 7 का भाग जाएगा नहीं। y की जगह क्या रख लो आप 4 रख लो, y की जगह 4 रखेंगे तो कितना आएगा 5 चौका 20 और 46 में से 20 कटेगा तो 26, ये भी नहीं जाएगा। 5 रखते हैं 5 25, 25 5 चलेगा आपका y का मान। y का मान कितना रखेंगे 5, तो y का मान 5 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 46 माइनस 5 गुणा 5 और बटे कितना आ जाएगा 7, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 46 माइनस 5 25 और बटे 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 21, 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना 3, तो y की जगह 5 रखा था, x का मान कितना आ गया 3। आंसर तो आपका मैच ही कर गया। एक और रख लो y की जगह कोई मान, y की जगह और कुछ रख लो, तो 5 तक रख ले, 6 रख ले तो 6 पंजो 30 नहीं जाएगा, 16 बच जाएगा। 7 रखते तो 7 पंजो 35, कितना बच जाएगा 11 नहीं। 8 रखते तो 8 पंजो 40, 46 नहीं। 9 रखते तो 9 पंजो 45 नहीं। आगे अब माइनस के रख लो आप, क्योंकि संख्या से भी बड़ी हो रही है आपकी। तो अगर आप माइनस का 1 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस का 5 और माइनस का 1 गुणा होकर कितना हो जाएगा प्लस का 5, और 46 और 5 कितने होते हैं 51, 51 में 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। और क्या रख लो -2 रख लें, तो -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो y की जगह क्या रख लो -2 -2 रखेंगे तो देखो -2 गुणा -5 प्लस का 10 हो जाएगा, और 46 और 10 कितने हो जाएंगे 56, और 56 में किसका भाग चला जाएगा 7 का भाग चला जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 46 -5 गुणा -2 और बटे कितना आ गया 7, तो x का मान आ गया 46 प्लस 5 दूनी 10 और बटे 7, ये आ गया 56 बटे 7, तो कितना आ गया 8। तो y की जगह रखा अपन ने -2, तो x का मान कितना आ गया 8। तो ये सारणी मैंने क्लियर बना के बता दिया आपको, और इसका ग्राफ आप लोग बना सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। एग्ज़ाम आपकी बहुत नज़दीक है, 1 महीना अब रहा है, तो आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करनी है। जितनी मेरी हेल्प होगी मैं करूँगा, और आगे से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।